का अभिवादन। आज का विमर्श है नई शिक्षा नीति में गांधी किस तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए मैं विमर्श की ओर ले चल रहा हूँ आप सभी को। भारतीय शिक्षा के इतिहास की विकास यात्रा जो प्राचीन काल के गुरुकुलों से प्रारंभ होकर जहां हमारे ज्ञान के प्रति अद्भुत प्रेम को देखकर दुनिया आज भी सचेत विस्मित हो जाती है, वहां से वाया लॉर्ड मैकाले, बख्तियार खिलजी, आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों तक की अपने सफर में हमारी यह शिक्षा तमाम उतार चढ़ावों की साक्षी रही है। मैं आज की इस चर्चा में आपका ध्यान विशेष रूप से एक ऐसे पड़ाव पर ले जाना चाहूंगा, इस यात्रा के एक ऐसे पड़ाव की ओर ले जाना चाहूंगा जहां 1835 में प्राच्य पाश्चात्य विवाद की पृष्ठभूमि में लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिक ने भारतीय शिक्षा के पूरे चरित्र को बदलने का प्रयास किया। भारत को भारतीयता से, भारतीय ज्ञान परंपरा से विमुख कर पूरे राष्ट्र की शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से पूरे राष्ट्र के चरित्र को ही बदलने का प्रयास किया। सा विद्या विमुक्ति कहा गया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। जो विद्या, जो शिक्षा मुक्ति का साधन हुआ करती तो उससे जो है क्लर्क बनाने का साधन बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले की पूरी मंशा थी कि भारतीयों को पाश्चात्य सभ्यता, भारतीय मानस को पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग दिया जाए। वो कलकत्ते से जो है अपने पिता को एक पत्र लिखता है, तो कहता है कि हमारी शिक्षा योजना लागू रह गई तो आने वाले 30 वर्षों के अंदर पूरे बंगाल में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। ऐसी उसकी मंशा थी। हालांकि भारत की भी प्रकृति थोड़ी अलग रही है। तमाम राजनीतिक आक्रमण भारत के ऊपर होते रहे और हालांकि भारत राजनीतिक आक्रमण से बहुत परेशान कभी नहीं हुआ, लेकिन जब भी भारत के ऊपर सांस्कृतिक आक्रमण हुए, भारत ने इनका बड़ा तगड़ा प्रतिकार किया और समय के गर्भ से जो अनुभूतियां रही, उन अनुभूतियों को लेकर के इकट्ठा करके भारत एक नए हथियार के साथ हमेशा उपस्थित और अवतरित होता रहा। कुछ इसी तरह यहाँ भी होता है और कलकत्ते से वो घोषणा करता है कि पूरे बंगाल में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। और उसी कलकत्ते के दक्षिण में एक सामान्य सा व्यक्ति सामान्य से मंदिर में सामान्य सी मूर्ति के पीछे कलकत्ता ही नहीं, बंगाल ही नहीं, पूरे भारत की जनता की आस्था इतनी तगड़ी कर देता है, पूरे देश की जनता वहां के काली की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए लालायित हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस और लॉर्ड मैकाले की जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, वह जो है धूल धूसरित हो जाती है। लॉर्ड मैकाले का जो विजय रथ था, कह सकते हैं सुमेध का घोड़ा, वो कलकत्ते में ही एक अगले से सन्यासी ने पकड़ लिया। हालांकि रामकृष्ण परमहंस संत थे और उनकी भाषा बड़ी अनगढ़ हुआ करती थी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एकेडमिक जो है भाषा नहीं थी जो है। लेकिन बाद में जो है उनके शिष्य विवेकानंद ने उनकी जो अनुभूतियां रही, वो संत थे, अनुभूतियों के व्यक्ति, उनकी जो अनुभूतियां रही, उन अनुभूतियों को विवेकानंद ने जो है शब्द दिए और एक बौद्धिक आवरण कह सकते हैं, बौद्धिक स्वरूप दिया, जिससे पश्चिम के बुद्धिवाद का भी हम सामना कर सकें और हम अपने राष्ट्रीय गौरव, अपनी प्राचीन परंपराओं, अपने ज्ञान की, अपनी संस्कृति की रक्षा और उसकी प्रतिष्ठा कर सकें। हालांकि रामकृष्ण और विवेकानंद ने जो किया वह सांस्कृतिक धरातल पर इनका कार्य था और परोक्ष रूप से वह भारतीयता की रक्षा कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने धरातल तैयार किया, जो फलक तैयार किया, उस फलक पर जब गांधी आते हैं तो गांधी एकाएक पूरे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे देते हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चुनौती दे देते हैं। लॉर्ड मैकाले को अगर किसी व्यक्ति ने सबसे सीधी चुनौती दी तो गांधी होते हैं। 27 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के बाद जो है भारत में शिक्षा से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए जो है एक फिलिप हर्टांग, ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति जो है, उनके नेतृत्व में कमेटी बनती है, हर्टांग समिति जो है, और रिपोर्ट भी देती है। बाद में गोलमेज सम्मेलन होता है, तो गोलमेज सम्मेलन में फिलिप हर्टांग से गांधी भिड़ जाते हैं, बहस हो जाती है। गांधी कहते हैं कि आपके आने के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति बदतर हो गई, आपके आने के पहले भारत में शिक्षा बहुत बेहतर थी। फिलिप हर्टांग कहता है नहीं, भारत में हमारे अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, उसके पहले आपकी स्थिति बड़ी खराब थी। अच्छा, संयोग बस जब 1813 में चार्टर आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब यह कहा गया कि आप जो है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च करिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो उसके प्रशासक क्षेत्र थे वहां पर सर्वे किया था जो, और वो तमाम आंकड़े जो है इकट्ठा किए थे भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है। हालांकि उस समय गांधी को तो यह नहीं पता था, बहुत सारा उनके पास बहुत सारे काम थे। बाद में गांधीवादी चिंतक धर्मपाल जी हुए और उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री।
उसने दिखाया कि जो है अंग्रेजों के आने के पहले 1835 के पहले जो मैकाले की जब शिक्षा नीति लागू होती है उसके पहले भारत में शिक्षा की स्थिति कितनी बेहतर थी बनस्पत 1835 के बाद के ब्रिटिश पीरियड। उसके बाद 1911 में आप शिक्षा से जुड़े लोगों को पता होगा कि गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एक बिल, एक प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में पेश किया था जो है भारतीयों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का। जो उस समय जो इंपीरियल काउंसिल में भारतीय सदस्य थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और एक क्रूरतापूर्वक हंसी में इस पूरे प्रस्ताव को उड़ा दिया। इतने बड़े देश में, इतने गरीब देश में सभी लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करना बेमानी है या एक मजाक, असंभव नहीं है। गांधी इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं और गांधी दुनिया की पहली ऐसी अद्भुत, तमाम गांधी के बारे में आप सभी लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, तमाम गैर परंपरागत हथियारों का निवेशक रहे, असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, जिनकी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के हथियारों से इतने बड़े साम्राज्य के साथ लड़ा जा सकता है। भारत में शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए गांधी एक नए हथियार के साथ उपस्थित होते हैं, एक अद्भुत शिक्षा योजना प्रस्तुत कर देते हैं जो न केवल स्वावलंबी है, दुनिया की पहली शिक्षा योजना जो पूरी तरह स्वावलंबी है, निःशुल्क है, बेरोजगारी के खिलाफ बीमा करती हुई दिखती है। आप अगर उस शिक्षा को ले रहे हैं तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। वो आपकी रोटी की बात करती है, लेकिन कर्मी है, पूजा के सिद्धांत को मानते हुए रोटी के साथ राम तक की भी यात्रा कराती है। भारत में वैदिक काल, बौद्ध काल या पहले श्रम कार्यों को बड़े ही हेय दृष्टि से देखा गया। गांधी आते हैं, गांधी इस समझ जाते हैं कि भारत की जो आर्थिक अवनति है उसके पीछे यह है कि हमने श्रम को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा। श्रम की महत्ता स्थापित करते सभी विद्यार्थियों को समान रूप से उनकी शिक्षा योजना में श्रम करना होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन है जो है, और श्रम की महत्ता स्थापित करते हुए एक समतावादी समाज की नींव रखते हुए दिखते हैं। भारत में आज हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से नई शिक्षा नीति में गांधी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में समता की बात की गई है, समावेशन की बात की गई है। गांधी की समतावादी जो मॉडल है, सभी को एक तरह की शिक्षा, सभी को श्रम करना है। गांधी अपनी शिक्षा योजना में जो है बालक को किसी शिल्प से जोड़ते हैं और वो शिल्प उसके वातावरण से संबंधित है, और वातावरण से जो संबंधित शिल्प है निश्चित रूप से वो उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ शिल्प होगा। तो गांधी अपनी शिक्षा योजना में बालक को उसकी संस्कृति से जोड़ते हैं, और आज की हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है यह भी पूरी तरह से यह कह रही है कि बालक को उसकी संस्कृति से, उसकी परंपराओं से, उसकी जो पहले की कलाएं हैं उससे जोड़ा जाना चाहिए। गांधी 3R की बात करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। किसी शिल्प की शिक्षा दी जाएगी और उस शिल्प को केंद्र में रख करके बालक, जैसे मान लीजिए चरखा चला रहा है बालक, जो सूत काट रहा है, उसी सूत से संबंधित चीजें बालक पढ़ेगा, वही चीजें लिखेगा, उन्हीं चीजों की गणना करेगा। देखिए कितना अद्भुत प्रयोग है कि जब तीनों चीजें, और वह शिल्प जो है, जो क्राफ्ट है, जो सूत काटना है, वो उसके रोजगार से जुड़ा हुआ है, उसके स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति उसका एक भावनात्मक लगाव भी होगा। तो उन्हीं चीजों को पढ़ेगा, लिखेगा, उन्हीं चीजों की गणना करेगा। तो इन तीनों के बीच, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक के बीच एक सामंजस्य बनता है, एक रिदम बन जाता है जो इस पूरी प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को बोझिल होने से बचा लेती है। गांधी इस 3R से 3H की बात करते हैं, हैंड, हार्ट और हैंड। वह शिल्प की शिक्षा लेगा तो हाथों का प्रयोग करेगा, जो है लिखेगा, पढ़ेगा, गणना करेगा, मस्तिष्क का प्रयोग करेगा, और जो चीज पढ़ रहा है वह उसके रोजगार से संबंधित है। तो इसलिए वह जो है वह कहीं न कहीं से उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके परिवार से जुड़ी हुई चीज है, तो उससे उसका एक भावनात्मक लगाव होगा। और हार्ट का भी विकास, हृदय का भी विकास, तो मन, शरीर और आत्मा तीनों का विकास गांधी इन 3R के माध्यम से करते हुए देखते हैं। वही नई शिक्षा नीति, इसमें भी इस पर पूरा जोर दिया गया है कि बालक की साक्षरता, हालांकि तमाम रिपोर्ट्स आई हैं जो है, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है में स्थिति बड़ी खराब है, और हमारी जो साक्षरता है और संख्या ज्ञान है उसमें जो है हम बहुत बेहतर हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। इस नई शिक्षा नीति में यह पूरी कोशिश की गई है 3R की, कि हमारी जो साक्षरता है, लिखने और पढ़ने की का जो ज्ञान है और संख्या ज्ञान जो है, इन पर जोर दिया जाए और बच्चों को जो है बेहतर ढंग से यह ज्ञान कराया जाए। साथ ही साथ मस्तिष्क की कुशलता, सीखने पर जोर नहीं है, सीखने की कला विकसित करें,
बहुत सारी जानकारियां, हमें नहीं जरूरत है कि बहुत सारी जानकारियां हम ले लें, लेकिन हमें सीखने की कला हम विकसित करें। गांधी जब पढ़िए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गांधी कहते हैं जो है, और शायद लगता है कि गांधी कितने बड़े मनोवैज्ञानिक, कितने बड़े शिक्षा शास्त्री थे। आज मनोवैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि ज्ञान जो है वह समग्र है, ज्ञान का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। होल टू पार्ट जो है गेस्टाल्ट थ्योरी भी एजुकेशन में आई, साइकोलॉजी में आई। गांधी उस समय कह देते हैं 1937 में जो शिक्षा योजना है उनकी जो है, और वहां पर वह गांधी क्या कह रहे हैं कि विषयों के वर्गीकरण में ज्ञान को मत बांटिए। और गांधी अपनी शिक्षा योजना में ज्ञान को विषयों के वर्गीकरण से बाहर खींच करके उसको रोजमर्रा के अनुभवों के साथ जोड़ दे रहे हैं। ज्ञान को समग्रता के साथ लेते हुए रोजमर्रा दिनचर्या, रोज की जो दिनचर्या है उसके साथ उसको जोड़ करके और सीखने के लिए छात्र को विवश कर दे रहे हैं। आज भी हम यही चाह रहे हैं ना। बहुत अच्छी पहल हुई है आज नई शिक्षा नीति में, हमने विषयों के बंधन से छात्र को मुक्त कर दिया, हमने ज्ञान को समग्रता में लिया। आज गांधी की संकल्पना साकार हो रही है कि ज्ञान हमें लेना है, चाहे हम गणित के साथ इतिहास पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि हमें फिजिक्स के साथ ड्राइंग पढ़नी चाहिए, हमें पंखा भी बनाना है, पंखे की जो मैकेनिक्स है या उसके अंदर जो थ्योरीज है जो है फिजिक्स की, उसको भी समझना है, पंखे की ड्राइंग भी करनी है, पंखे को हमें जो है मार्केट में बेचना है, हमें कॉमर्स भी पढ़ना है, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं। हम सारी जो भी ज्ञान के साथ उससे जितने क्षेत्र जुड़े हुए, चाहे वो आर्ट्स के हो चाहे साइंस को, सभी को हम पढ़ सकते हैं एक साथ जो। तो वर्तमान जो भाई नई शिक्षा नीति आई, इसने एक बहुत अच्छी पहल की है कि हमें विषयों के बंधन से मुक्त कर दिया है। गांधी अपनी प्राचीन संस्कृत या भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके प्रति बहुत बड़ा लगाव महसूस करते हैं। नई शिक्षा नीति भी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय वांग्मय है, भारतीय दर्शन है, भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय कला है, भारतीय जो प्राचीन साहित्य हैं, इन सभी को यह शिक्षा नीति बिना किसी संकोच के पहली बार ऐसा दिख रहा है भारत में कि एक शिक्षा नीति आई है जो इनके प्रति अपना एक खुला लगाव प्रदर्शित कर रही है और कह रही है कि भारतीय बच्चों को भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से, भारत की परंपरा से परिचित होना, उनके साथ जोड़ना भारत के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। गांधी, अभी बात हो रही थी अपनी चर्चा की शुरुआत की जो है, तो बताया कि गांधी मातृभाषा की बात कर रहे हैं। शिक्षा में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में भाषा के साथ बहुत क्रूर मजाक हुआ है, उसका भी इतिहास है जो है। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए भारत में जो है, तो इनकी यह कोशिश थी कि भारत में अपनी जड़ें हम जमा लें। हालांकि जो अनुभव उनके पास थे, तो ब्रिटिशर्स के पहले जो पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, जो यूरोपीय जातियां आई थी जो है, तो इनका भारत की जनता के साथ बहुत मेल जोल नहीं हो पाया था, या भारत की जनता की बहुत सद्भावना नहीं जीत पाए थे। कारण क्या रहा कि इन्होंने भारत के लोगों के धार्मिक या सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और भारत की एक प्रकृति रही है कि भारत पहले से भी देखिए, इतिहास में देखिए जो है कि राज्य का हस्तक्षेप कभी भी धार्मिक और सामाजिक मामलों में नहीं रहा। राज्य का काम केवल कर लेना, दंड देना, या जो सुरक्षा करना लोगों की, या तालाब नदी पोखरे या खुलवा देना, विद्यालयों को कुछ सहायता दे देना, यह रहा है। जो है सामाजिक या धार्मिक व्यवस्थाएं क्या रही होंगी, इसके मामले में समाज राज्य से पूरी तरह से नियंत्रण से मुक्त था। भारत के इतिहास में पहली बार विलियम बेंटिक ने जब सती प्रथा का अंत किया, तब यह माना गया था कि राज्य का समाज के कार्यों में, सामाजिक परंपराओं में सीधा हस्तक्षेप है। तो भारत में कभी समाज अपना अलग चलता था, राज्य की अलग व्यवस्थाएं थी। जो यूरोपीय जातियां, इन्होंने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, और तमाम पुर्तगाल, गोवा में बहुत सारी चीजें हुई, इतिहास की चीजें हैं सब। तो भारतीय लोगों की सद्भावना कभी नहीं जीत पाए थे यूरोपीय। ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें भारतीयों की सद्भावना जीतनी है जो है, तो उन्होंने यह कोशिश की कि भारतीयों को जो न्याय है वह भारतीय परंपरा के अनुसार उनको न्याय, जब वहां शासन करने लगे तो हम न्याय जो है भारतीय परंपरा के अनुसार देंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो है भारतीय परंपरा का अध्ययन करना शुरू किया और वह संस्कृत के संपर्क में आए। जब उन्होंने संस्कृत भाषा को पढ़ा तो मुग्ध से हो गए। यह देश जिसे हम सपेरियों मदारियों का देश कहते हैं, इस देश की भाषा इतनी समृद्ध। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जज था विलियम जोन्स, वह कहता है संस्कृत के बारे में कि ग्रीक से अधिक परिपूर्ण और लैटिन से अधिक समृद्ध है।
और इन दोनों से, ग्रीक और लैटिन से अधिक मनोहारी और शुद्ध है ये संस्कृत भाषा थी। और उस समय जो है पढ़े लिखे अंग्रेजों के अंदर जो है संस्कृत पढ़ने का एक जोश आया और संस्कृत जो है पढ़ने लगे। और ये देखिए कि ब्रिटिशर्स या यूरोपीय जो है संस्कृत पढ़ रहे होते हैं और हम जो है संस्कृत से या अपनी और जो हमारी लोक भाषाएं थी उनसे, जिनमें बहुत विपुल साहित्यिक भंडार था, बहुत विशाल वाङ्मय था जो है, उनसे हम दूर होते गए। हालांकि इसका भी कारण रहा, हम दूर इसलिए हुए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो अंग्रेजी जो है वह राजकाज की स्वाभाविक भाषा होगी ही होगी, वह रोजगार की भी भाषा होगी। जब उनके यहाँ हमें रोजगार प्राप्त करना है, उनकी फैक्ट्रियों में काम करना है, उनके जो है कार्यालयों में, ऑफिस में, कचहरियों में काम करना है, तो हमें उनकी भाषा सीखनी होगी। जो है वो हम जो है अंग्रेजी जो है, मतलब शिक्षा का पर्याय हो गया अंग्रेजी, कि शिक्षा का मतलब आप पढ़े लिखे, इसका मतलब आप अंग्रेजी जानते हैं। अगर अंग्रेजी आप नहीं जानते तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं है। शिक्षा का पर्याय अंग्रेजी हो गया और हम अंग्रेजी पढ़ने लगे और हम अपनी भाषाओं से दूर होते गए। ब्रिटिशर्स हमारी भाषा पढ़ रहे हैं और हम अपनी भाषाओं से दूर। उस समय कहा जाता है, जो है कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, मिलते हैं कि यह माना गया कि जो यूरोपीय पढ़े लिखे यूरोपीय थे भारत में आकर के ब्राह्मण बनते जा रहे थे, मतलब संस्कृत पढ़ते जा रहे थे। और वही जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान थे, यह कहा जा रहा था कि पढ़ा लिखा, कलकत्ते में कहा गया कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो हिंदू कॉलेज में पढ़ने जाता है जो है, वह जो है पूरी तरह से ईसाईयत रंग में रंगता चला जा रहा है। मतलब हम जो है अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वह हमारी संस्कृत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और देखिए विडंबना की हो क्या रहा आगे, कि हम अपने साहित्य से, अपने ग्रंथों से, अपने धार्मिक व्यवस्थाओं से, सामाजिक व्यवस्थाओं से दूर होते जा रहे हैं और हमारी चीजें पढ़ करके वह उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके दे रहे हैं और उसको हम पढ़ करके अपने बारे में हमारी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। हमारा धर्म वेदों में कहा गया, हम जो है इसके लिए मैक्स मूलर को पढ़ते हैं। मैक्स मूलर ने जो लिखा वो हम मानते हैं ऑथेंटिक है, क्योंकि हम अपने वेद को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब, और मैक्स मूलर या लॉर्ड मैकाले, इनकी मंशा के बारे में जो है कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मैक्स मूलर भी वहां ब्रिटिश सरकार को, जो सेक्रेटरी है इंडिया का, उसको पत्र लिखता है कि भारतीयों को राजनीतिक रूप से तुमने गुलाम बना लिया, लेकिन शिक्षा के द्वारा गुलाम बनाना बाकी है और वो प्रयास किया जा रहा है। यानी इन लोगों ने जो अनुवाद किए, संस्कृत साहित्य को पढ़ा और उसके बाद इन्होंने यह कोशिश की भारतीयों के अंदर हीन भावना भर दी जाए और भारतीय अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से दूर होते जाए। क्योंकि भाषा संस्कृत का, कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से संस्कृत हमारे पास आती है। भाषा हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है, अपनी परंपराओं से जोड़ती है। और आक्रांत हमेशा यह कोशिश करता है कि हम अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। यूरोप में भी बड़ा अच्छा उदाहरण है, जो है डेनमार्क के लोगों ने जो है नॉर्वे कब्जा कर लिया जो है, और नॉर्वे का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था जो है, वह धीरे धीरे डेनिश भाषा, डेनमार्क की भाषा, जो कि शासकों की भाषा हमेशा आकर्षित करती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, तो शासकों की भाषा पढ़ने लगे जो है। तो नॉर्वे के लोग डेनिश भाषा को पढ़ने लगे। तो धीरे 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 वह जो है अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से दूर होते। बाद में डेनमार्क के लोगों ने नॉर्वे के पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास तो अपनी भाषा ही नहीं है, तुम्हारी संस्कृति क्या है तुम जानते ही नहीं हो, सब कुछ हमारा लिया हुआ है तुम्हारे पास। तब वो बड़े परेशान हुए और तब भागे 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 अपने गाँव में गए। जो किसान था गाँव का जो है, उससे उन्होंने कहा कि अपनी भाषा बताओ हमें, अपनी परंपराएं बताओ हमें, अपनी संस्कृति बताओ हमें। तब हम इन चीजों से जो उनके संपर्क में आकर के और जो है अपने राष्ट्रीय सीख करके जो है अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करें। तो हाँ, ये कोशिश हमेशा होती रही है। आक्रांत आजाद हमेशा यह कोशिश करती है कि जिसके ऊपर हम शासन कर रहे हैं वो हमारी भाषा को सीख ले और उसके बाद जो है हम उनके ऊपर शासन करें। और भाषा हमारे यहाँ तो यह हुआ कि भाषा हमने सीखा ही, और सीखने के साथ साथ हमने यह कोशिश मतलब भी नहीं की कि हम अपनी संस्कृति से, या जो इतना बड़ा साहित्य हमारे पास था उससे हम जुड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बारे में गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। जानबूझ जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ संस्कृत लगता है,
संस्कृत, अब हम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जॉन मूर को बहुत कोट किया है और खुद मानते थे कि संस्कृत वो नहीं जानते, और उन्हें जो है संस्कृत में जो चीजें कही गई संस्कृत धर्म ग्रंथों में, तो उन शब्दों की व्याख्या जो है जॉन मूर जो है करता है। और उससे या बड़ा हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो है वह अंग्रेजी में पढ़ता है, जो वह संस्कृत को नहीं जानता, तो वह इनको कोट करता है, इनको देखता है कि जॉन मूर ने इस संस्कृत शब्द का क्या अर्थ दिया है। सामान्य से उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। कास्ट, भारत में कास्ट की बहुत बात की जाती है। कास्ट, जो भारत का जनगणना आयोग था रेस्ले, वह लिखता है देयर इज नो सिनोनिम्स ऑफ कास्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं में कास्ट का कोई सिनोनिम्स, कोई पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं, क्योंकि कास्ट बेसिकली पुर्तगीज शब्द है और उसका मतलब होता है नस्ल, रेस, और रेस का समानार्थी है। भारत में रेस की कभी अवधारणा ही नहीं रही, क्योंकि भारतीय भाषाओं में रेस जैसा शब्द कभी मिलता ही नहीं। हम उधार का नस्ल शब्द, फारसी शब्द है नस्ल, हम नस्ल यूज करते हैं, या बाद में संस्कृत में हमने एक, जैसे आजकल बनाते हैं हम अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद करते हैं तो जाति से प्रजाति बना दी, लेकिन वास्तव में प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस तरह का कोई शब्द ही नहीं था जिससे हम रेस या नस्ल की बात कर सकें, क्योंकि नस्ल की कोई अवधारणा ही नहीं थी हमारे यहाँ। हाँ, जात की अवधारणा थी, हमारी जाति पेशे से जुड़ी हुई थी। अब उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ जो है कास्ट की अवधारणा थी, नस्ल की अवधारणा थी, तो उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को कास्ट सिस्टम मान लिया और कास्ट में कन्वर्ट कर दिया और रेस थ्योरी ला दी। कितना बड़ा जो है कह सकते हैं, और उसके कारण बहुत सारे विवाद पैदा हुए। तो कहने का मतलब बहुत सारी सामाजिक समस्याएं ऐसी हैं जो इसलिए पैदा हो गई क्योंकि हम अपने शब्दों का सही अनुवाद ही नहीं कर पाए, और वे शब्द जो है उन्होंने अपने ढंग से उन शब्दों को जो है प्रस्तुत किया, उन शब्दों को जो है अपनी व्याख्या की, क्योंकि हर शब्द, हर संस्कृत की अपनी भाषा होती है। दूसरी संस्कृत में अगर उस तरह की चीज, जैसे एक उदाहरण, आप अंग्रेजी में पतिव्रता खोजिए, आपको पतिव्रता का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिलेगा जो पतिव्रता को व्यक्त कर सके, क्योंकि पतिव्रता कोई कॉन्सेप्ट यूरोप में रहा ही नहीं है। भारत में वो कॉन्सेप्ट है तो भारत में पतिव्रता शब्द मिल जाएगा। भारत में रेस कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है तो भारत में रेस का कोई अनुवाद नहीं मिलेगा, वहां पर यूरोप में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं हमारी इसलिए रही कि हमने अपनी भाषा को सीखा नहीं, और सामाजिक समस्याओं के साथ साथ मनोविज्ञान भी मानता है कि हम अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह से जो हमारी अवधारणात्मक समझ होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो जितनी बेहतर हमें अपनी भाषा में हो जाती है उतनी बेहतर दूसरी भाषाओं में नहीं हो जाती। आज भारत विज्ञान कह सकते हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में एक पीछे है, जबकि हमारे पास मेधा की कमी नहीं, हमारे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम विज्ञान या अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के और राष्ट्रों से पीछे हो जा रहे हैं। जब हमारा समय हो जाएगा बता दीजिएगा आप लोग, अगर मैं समय आक्रमण कर रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, थोड़ा समय। हाँ सर, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो जो है मैं समझ रहा हूँ समय हमारा हो गया अब जो है लगभग। तो कहने का मतलब कि हमने अपनी भाषाओं को छोड़ दिया क्योंकि हम जो है, और उसका परिणाम यह रहा कि हम अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ गए, हम सही ढंग से सोच नहीं सके, हम अपनी रचनात्मकता का प्रयोग नहीं कर सके। तो गांधी पहले व्यक्ति, जिस समय गांधी शिक्षा योजना की बात कर रहे हैं उस समय शिक्षा का पर्याय अंग्रेजी हो गई थी, लेकिन गांधी जो है मातृभाषा की बात कर रहे हैं। और नई शिक्षा योजना भी हमारी जो है यह जो है संकल्प दिख रही है कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन तो मातृभाषा में ही दी जाए और उसके बाद की भी शिक्षा हम अपनी भाषा में देने का प्रयास, जो मातृभाषा है हमारी घर की भाषा है, उसमें देने का प्रयास करें। गांधी कह रहे हैं ऐसी शिक्षा जो चित्त की शुद्धि न कर सके, जो हमें जो है स्वावलंबी न बना सके, जो हमें स्वतंत्रता का सामर्थ्य न दे सके, वो शिक्षा बेकार है, चाहे उसमें कितना भी जानकारी भरा हो, चाहे कितनी भी कुशलता भरी हो, चाहे कितना भी भाषा पांडित्य भरा हो, चाहे कितना भी तर्क भरा हो, वो शिक्षा हमारी योग्य नहीं। ये हमारी नई शिक्षा नीति भी बच्चों को बस्ते की बोझ से मुक्त करने जा रही है। करे जानकारियां जरूरी नहीं है, आपके अंदर जितना जान रहे हैं उतना आप समझिए। आपको शिक्षा ऐसी मिले कि जो आपको रोजगार दे सके, व्यावसायिक शिक्षा दे सके, जो आपको कौशल प्रदान कर सके। 21वीं सदी में ऐसे जो कौशल हैं उन कौशलों में आप पारंगत या उन कौशलों से आप सुसज्जित हो सके, तभी यह शिक्षा सार्थक होगी और
इस तरह से हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति किस तरह से गांधी को प्रतिबिंबित कर रही है, गांधी के आदर्शों को शायद आजाद भारत में पहली बार इतने व्यापक रूप में किसी शिक्षा नीति में स्थान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार को जिसने शिक्षा नीति को लाई और गांधी को शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे बीच गांधी की प्रासंगिकता आज भी साबित की। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी प्रासंगिक बातें कही। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी को आज याद किया। आज एनएसएस दिवस भी है और जिसके वो प्रतीक माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, आपने उनसे अपनी बात वहाँ शुरू की, रामकृष्ण जी से और विवेकानंद जी से। और फिर उसके बाद जिस चीज की आपने रोटी और राम की यात्रा से लेकर के जिस चीज को शिक्षा से जोड़ने का जो बहुत ही सुंदर प्रयास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बात की कि भाषा और संस्कृति आपस में इतने मिले जुले हैं, क्योंकि कुछ शब्द जो अपनी संस्कृति के अपनी भाषा में ही मिल सकते, दूसरी भाषा में नहीं मिल सकते। तो ये हमारा एक कंसर्न दर्शाता है कि हमारा अपनी भाषा से क्या सरोकार है, क्यों हमें अपनी भाषा में ही सीखना है, क्यों अपनी भाषा में समझना है, कि तभी हमारी चित्त की शुद्धि हो सकती है। बहुत सारी बातें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से, वर्तमान शिक्षा नीति को लेकर के, और गांधी की जो पहला प्रयास रहा, पहली उनकी शिक्षा योजना रही जिसने आमूलचूल परिवर्तन किए इस भारत में लोगों को जगाने के लिए, एक क्रांति रही। तो वो उन सारे पहलुओं को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, सुगठित तरीके से आपने हमारे सामने रखा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिभागियों को बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स देख रहा था इस चैट में, तो काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं सर। हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है शायद हम लोगों को बाद में अवेलेबल करा सकते हैं।